So, gentlemen, welcome back for the second session for today. Training on COSH, Certificate in Occupational Safety and Health. जो इससे पहले हमारा टॉपिक था उसमें जो हमने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी उसको अंडरस्टैंड किया कि तारीख में हेल्थ एंड सेफ्टी कैसे इमर्ज हुई, कैसे इवॉल्व हुई और उसकी बुनियाद क्या बनी। वो जो दो इंसिडेंट है बेसिकली वो एक बेंचमार्क थे कि हेल्थ एंड सेफ्टी की अवेयरनेस आई लोगों के अंदर और इसको एक प्रॉपर फील्ड के तौर पे रिकग्नाइज किया गया। और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब प्रेशर बढ़ा सोसाइटी का, लोगों का, और जब वर्किंग कंडीशंस में मुख्तलिफ किस्म के लोगों को प्रॉब्लम्स होते थे, इंजरीज होती थी, एक्सीडेंट्स होते थे, तो उस हिसाब से फिर प्रोटेस्ट भी बढ़ने शुरू हुए। तो वहाँ पे फिर गवर्नमेंट्स बीच में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए जिन्होंने फिर कवानीन बनाने शुरू कर दिए। तो ये जो गवर्नमेंट ये जो फ्रेमवर्क होता है बेसिकली, ये फ्रेमवर्क क्या है? ये जो मुख्तलिफ हेल्थ एंड सेफ्टी के कवानीन है उनका एक यूँ समझ लें कि एक स्ट्रक्चर जो होता है उसको हम फ्रेमवर्क कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम हेल्थ एंड सेफ्टी के जो कवानीन है उनमें हम जो टॉप के इस वक्त इंटरनेशनल कवानीन है वो है ILO के कवानीन, जिनको हम इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। और इनके जो हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड कवानीन है उनको कन्वेंशंस और रिकमेंडेशंस का नाम दिया दिया गया। और इनकी बाइंडिंग क्या है इन कवानीन की कि ये जिन मुल्कों ने यूनाइटेड नेशन के की ILO को एक्सेप्ट किया हुआ है, उसको साइन किया हुआ है, इसके सिग्नेटरी हैं और उस स्टैंडर्ड को, उस कन्वेंशन को रेटिफाई कर देते हैं, तो उनके ऊपर वो बाइंडिंग हो जाती है, ठीक है ना। और यूनाइटेड नेशन के आपको पता है तकरीबन सारी दुनिया ही मेंबर है, शायद ही कुछ चंद एक कंट्री हो जो UNO से बाहर हो। और ये जो ILO है ये UNO की एक ज़ेली तंजीम है, ठीक है ना। तो इसलिए फिर ILO की भी हैसियत एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की है और इसके जो कवानीन है वो बाइंडिंग होते हैं जिन मुल्कों ने इनको साइन किया होता है, ठीक है ना। तो इस इन इन कवानीन में जो है, जो ILO के कन्वेंशन कहलाते हैं, उनमें मेन चीज क्या है? मेन वो कहते हैं कि जो तमाम ममालिक हैं जो ILO के कवानीन को फॉलो करते हैं, कन्वेंशन को, ये तमाम ममालिक वो अपने ममालिक के अंदर एक नेशनल लेवल पे हेल्थ एंड सेफ्टी की पॉलिसी भी बनाएंगे और हेल्थ एंड सेफ्टी के रेगुलेशंस और कवानीन भी बनाएंगे, ठीक है। अब देखिए फर्क क्या होता है। एक कानून होता है जो कि गवर्नमेंट बनाती है। एक जो मतलब है कि एक रवायत होती है जिसको लोग खुद बहुत अडॉप्ट कर लेते हैं। लेकिन रवायत को तोड़ने या ना तोड़ने से कोई पनिशमेंट नहीं होती, मतलब उसका कोई पेनल्टी नहीं होती। लेकिन गवर्नमेंट के कानून को अगर आप तोड़ेंगे तो उसका कोई ना कोई आपको कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, उसमें सजा जजा का अमल होता है। मसलन अगर आप एक ट्रैफिक का इशारा ब्रेक करते हैं तो जिस मुल्क में इशारा तोड़ने की कोई जुर्माना के तौर पे कोई सजा मौजूद है तो वो आपको मिल सकती है, मतलब उसकी पनिशमेंट आपको मिल सकती है। इसी तरह ये जो कवानीन है मुल्की लेवल पे जब बनाए जाते हैं तो उसमें फिर सजा और जजा का अमल दखल होता है, ठीक है। और ये बहुत जरूरी था हेल्थ सेफ्टी को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स बढ़ चुके थे, लोगों की जानें जा चुकी थी। जो फर्स्ट रेवोल्यूशन आया इंडस्ट्रियल और उसके बाद सेकेंड और इसके बाद जो दो बड़ी जंगें हुई उनमें भी मतलब इसी तरह था कि जो डिफेंस इंडस्ट्री थी उसके अंदर लोगों की सेफ्टी और हेल्थ को लुक आफ्टर नहीं किया जाता था। जो ऑनर होते थे वो मतलब उनका कोई टाइम शिफ्ट का कोई टाइम स्पैन नहीं होता था। मतलब सुबह वर्कर आए हैं, रात गए तक वो काम कर रहे हैं, बेगार कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। और उनके बेचारों के बुरे हालात हो जाते थे, ना उनको खाने के लिए सही चीज मिलता था, ना उनको ऐसी जगहों पे उनसे काम करवाया जाता था जहाँ पे एक इंसान नॉर्मल इन्वायरमेंट के अंदर काम ही नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो ये सारी सिचुएशन जब इमर्ज हुई तो फिर गवर्नमेंट बीच में इन्वॉल्व हुई। और सबसे पहले जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि US की गवर्नमेंट जो है उसने मतलब ये स्टेप लिया और 1970 में एक लॉ पास किया, एक एक्ट पास किया जिसको कहते हैं OSH एक्ट, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ।
उसके ऊपर फिर उन्होंने आगे एक पूरी एजेंसी क्रिएट की जिसको उषा कहते हैं, और उषा के थ्रू फिर मुख्तलिफ किस्म के स्टैंडर्ड्स जो है डेवलप किए। और इसके अलावा मतलब 1974 में, 1974 में यूके के अंदर, बरतानिया के अंदर हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क प्लेस एक्ट जो है वो भी इमर्ज हो गया, नाफिज हो गया, वो भी बन गया। और उसके मुताबिक भी फिर आगे मजीद रूल्स एंड रेगुलेशन बनने शुरू हुए। ठीक है। फिर आगे चलते चलते आईएलओ ने भी अपने कवानीन बनाने शुरू कर दिए। 80s के दौर में हेल्थ एंड सेफ्टी के ऊपर कवानीन बने। आगे इसको हम देखते हैं कि कौन सा लॉ है आईएलओ का जो स्टेकहोल्डर्स, अच्छा ये लाभ को आगे मैं एक्सप्लेन करूंगा। ये मेरा ख्याल है स्लाइड थोड़ी सी मिसप्लेस हो गई है, इसको थोड़ा आगे होना चाहिए था। बहरहाल ये एक मतलब हम इसको यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस में कर लेता हूँ, फिर आगे जाके मैं आपको जो आईएलओ के और उषा के जो मेन लॉज हैं उनकी ब्रीफिंग भी मैं आपको दे देता हूँ। जो तीसरा हमारा पॉइंट था वो था रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ की स्टेक होल्डर्स इन ओएसएच, जिसमें स्टेक होल्डर्स कौन से होते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ। इसमें एम्प्लॉयर्स हैं, इसमें वर्कर्स हैं, इसमें सेफ्टी प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेड यूनियंस हैं, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं एंड रिसर्च बॉडीज हैं। ये सारे हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ कनेक्टेड है किसी न किसी तरीके से, ठीक है ना। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एडवाइजेज देती हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट जो है वो मतलब इसके ऊपर थीसिस लिखते हैं, एडवाइजेस जनरेट करते हैं, रिसर्च बॉडीज जो है वो रिसर्च करती हैं मुख्तलिफ इश्यूज के ऊपर, और उसके बाद फिर सेफ प्रैक्टिसेस जो है उनको डेवलप किया जाता है थ्रू लेजिस्लेशन। तो ये जो थर्ड पार्ट है हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ की स्टेक होल्डर्स, इसको भी हम आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। अब हम अगर बात कर लें रूल्स की, रेगुलेशंस की, और इन मतलब है कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज की, तो उसमें जो सबसे मेन हेल्थ एंड सेफ्टी का जो लॉ है जिसको हम कहते हैं कन्वेंशन 1981, जो 1981 में जो है डेवलप किया गया, जिसका नंबर है 155। इसका जानना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तमाम सेफ्टी प्रोफेशनल्स के लिए, ठीक है ना। इसको बार 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 एग्जाम्स में भी ये इसके मतलब चीजें आती हैं इंटरनेशनल क्वालिफिकेशंस के अंदर, और इनकी प्रैक्टिसेस भी होती है। ये पूरा एक स्टैंडर्ड है बेसिकली, मतलब ये पूरा एक लॉ है जिसके अंदर एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिटरमिन की हुई है, एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी डिटरमिन की हुई है, और ग्लोबल लेवल पे, वर्ल्ड लेवल पे, यानी इंटरनेशनल लेवल पे। ये सिर्फ आईएलओ के ऊपर इम्प्लीमेंटेड नहीं है। ये आईएलओ तो खुद तो कोई मुल्क नहीं है ना बेसिकली, वो तो एक एजेंसी है, एक इदारा है। वो उसने जो कवानीन बनाए हैं वो उन ममालिक के ऊपर लागू होते हैं जो उस कन्वेंशन को साइन कर चुके हैं, ठीक है ना। अगर हम एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात कर लें इस लॉ के तहत, जिसको C-155 कहते हैं, तो यहाँ पे मैंने लिंक भी दिया, मैं इस पर क्लिक करता हूँ, देखता हूँ ये आपके पास अभी अच्छा ये आईएलओ का पेज आपके सामने आ रहा है। नॉर्मलैक्स का पेज अभी जो मैंने डिस्प्ले किया है, ये डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने? जी हैदर अली, जी सर। नया पेज मैंने जो आपके सामने अभी डिस्प्ले किया है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, वो डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने? नहीं सर, ये इसी पर स्टक हुई हुई है, एम्प्लॉयज रेस्पॉन्सिबिलिटीज। अच्छा 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 अच्छा, मतलब पेज आपके सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा। खैर एक सेकंड, मैं दोबारा इसको शेयर करता हूँ, शेयर। हाँ, अब ये मैं ये करता हूँ दोबारा। अब मेरा ख्याल है कि नया पेज आपके सामने शेयर हो रहा होगा, यस सर। जी ठीक सर। है ना। वो जो लिंक को मैंने क्लिक किया है ना, वो बेसिकली ये C-155 जो आईएलओ का मेन जो लॉ है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, जिसको कन्वेंशन कहते हैं 1981 का, ये पूरा लॉ यहाँ पे मौजूद है। जिस तरह ओशा के स्टैंडर्ड्स हैं ना, इस तरह ये आईएलओ का एक मेन स्टैंडर्ड है, मेन कानून है। इसमें जो 17, 18 और 19, ये 16, 17, 18, ये तीन आर्टिकल्स जो है ना, ये इंप्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, ठीक है ना। इसमें आर्टिकल 16 क्या कहता है कि employers shall be required to ensure that so far as is reasonably practicable the workplaces machinery, equipment and processes under their control are safe and without risk to health.
मतलब ये एम्प्लॉयर की एक कानूनी जिम्मेदारी बन गई इस एक्ट के बाद, इस कन्वेंशन के बाद, कि वो इंश्योर करें अपनी वर्क प्लेसेस के अंदर कि वहाँ पे किसी किस्म का ना तो मशीनरी का कोई हैजर्ड हो, ना कोई इक्विपमेंट का कोई रिस्क मौजूद हो, ना वहाँ पे जो प्रोसेसेस परफॉर्म हो रहे होते हैं उनके भी रिस्क जो है वो अप्रोप्रिएटली कंट्रोल किए हुए हों। ये एक लीगल बाइंडिंग बन गई। अब देख लें कि अब चाहे कोई एम्प्लॉयर चाहे या ना चाहे, जब ये एक लीगल बाइंडिंग हो जाती है तो फिर वो अगर इसको वायलेट करते हैं तो इसका मतलब है कि कानून की खिलाफ वर्जी होती है, और वो मुतलका जो गवर्नमेंट होती है जिस मुल्क के अंदर ये खिलाफ वर्जी हो रही है वो उस पर एक्शन ले लेती है। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ ना कि ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी के जो प्रोफेशनल्स हैं, ये हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, ये मैनेजर वगैरह क्यों इतनी ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गया है, क्योंकि कानून इनके इतने सख्त हैं कि उनको फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह ये लोग का दूसरा पॉइंट जो है जो एम्प्लॉयर से रिलेटेड है, एम्प्लॉयर शैल बी रिक्वायर्ड टू इंश्योर दैट सो फार एज reasonably practicable the chemical, physical and biological substances and agents under their control are without risk to health when the appropriate measures of the protection are taken। मतलब तो उस कंपनी के अंदर कोई केमिकल हैजर्ड है या फिजिकल हैजर्ड है या कोई और बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस है, इनकी आइडेंटिफिकेशन और इनका कंट्रोल करना एम्प्लॉयर के लिए जरूरी है, यानी ये कानूनी जिम्मेदारी है। ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर शैल बी रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड वेयर नेसेसरी adequate protective clothing and protective equipment to prevent so far as reasonably practicable risk of accidents of adverse effects on health। मतलब ये जो पीपीईस का हमने डिटेल से पढ़ा था, इसीलिए देखो ना ओशा के अंदर भी ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि जो रिक्वायर्ड पीपीईस हैं जो कि वर्कर की सेफ्टी के लिए जरूरी है या उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए जरूरी है, वो मौजूद होना जरूरी है। अब देखें, एक जो फैक्ट्री का मालिक होता है ना, वो खुद से तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकता कि किस सिचुएशन में किस किस्म का इक्विपमेंट चाहिए प्रोटेक्शन के लिए। ये जो हेल्थ एंड सेफ्टी के प्रोफेशनल्स है ना, आप लोग जो है ये सारा काम आप लोग करते हैं। ठीक है ना, आप लोग असेसमेंट्स भी करते हैं उन हैजर्ड्स की, और उनके अंदर जो रिस्क होते हैं उनकी असेसमेंट करते हैं, फिर अपने एम्प्लॉयर को ये बताते हैं कि जी ये वाली लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके अगेंस्ट हमने अगर ये प्रोटेक्शन ना प्रोवाइड की अपने वर्कर्स को तो हमें ये वाले कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, हमारे ऊपर कोई कानूनी जो है वो सख्ती हो सकती है, फैक्ट्री बंद हो सकती है, बिजनेस खत्म हो सकता है। ठीक है ना। तो आर्टिकल 16 इज वेरी मच क्लियर अबाउट द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द एम्प्लॉयर। 17 में क्या कहता है जी कि व्हेन टू और मोर अंडरटेकिंग एंगेज इन एक्टिविटीज सिमल्टेनियसली, ये 17 बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड है। मतलब जब आप किसी बिल्डिंग के अंदर बहुत सारे टेनेंट्स होते हैं, बात का पता है ना, एक बिल्डिंग है उसके मुख्तलिफ फ्लोर्स हैं, उनके अंदर मुख्तलिफ ऑफिस हैं, तो वो मतलब है कि ये आर्टिकल 17 ये कहता है कि जब भी हेल्थ एंड सेफ्टी का मामला आएगा तो वो आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके एक पूरी वहाँ पे एक तंजीम बनाएंगे जो कि वहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करेंगे। ठीक है ना। तो मतलब जो आर्टिकल 16 है बेसिकली ये फोकस करते हैं एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर ऊपर, और अगर एम्प्लॉयर इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल नहीं करते तो फिर मतलब है कि उनके ऊपर लीगल बाइंडिंग आ जाती है। ठीक है जी। तो ये इसको मैं अभी कर लेता हूँ स्टॉप शेयर, दोबारा हम चलते हैं अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर। जब मैंने दोबारा ये आईएलओ का जो C-155 है, इसमें 16-17 आर्टिकल्स बेसिकली एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है, मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अब इसी तरह इस जो आईएलओ का लॉ है इसके अंदर वर्कर्स की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो भी डिफाइन की हुई है। उसको भी मैं ओपन करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि वर्कर्स के बारे में क्या, इसको मैं स्टॉप शेयर करता हूँ, नया शेयर कर लेता हूँ। ये जो अभी वर्कर्स के बारे में आया है, अब ये वर्कर से रिलेटेड जो आर्टिकल है इसको वर्कर्स, ये आर्टिकल 19 जो है, अभी नई स्क्रीन आपके सामने आ रही है ना, आर्टिकल 19 जो है स्क्रीन पे बेसिकली स्टैंडर्ड तो वही है। वैसे 16 जो है वो बेसिकली एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है और 19 जो है वो वर्कर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड है।
ठीक है ना, देयर शैल बी अरेंजमेंट द लेवल ऑफ द अंडरटेकिंग अंडर व्हिच वर्कर्स इन द कोर्स ऑफ परफॉर्मिंग देयर वर्क कोऑपरेट इन द फुलफिलमेंट बाय देयर एम्प्लॉयर ऑफ द ऑब्लिगेशन बेस्ड अपॉन। सबसे पहला काम तो वर्कर ने ये करना है कि जो एम्प्लॉयर ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं उस कंपनी के अंदर सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए, मतलब ये काम तो आप लोग कर रहे होते हैं ना, सारे रिस्क असेसमेंट करते हैं, उसके बाद कंट्रोल मेजर्स बनाते हैं, उसके बाद प्रोसीजर्स बनाते हैं, सेफ वर्क प्रोसीजर्स, सेफ वर्क मेथड्स बनाते हैं, एम्प्लॉयर से जो आपका ऑनर होता है उससे अप्रूवल लेते हैं, उनकी एसओपीज बना के फिर वहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देते हैं। ठीक है, मतलब वहाँ पे वर्कर्स को आप बताते हैं कि आप इनके ऊपर अमल करें। तो मतलब उसमें फिर आईएलओ का जो ये कन्वेंशन है इसमें वर्कर के ऊपर ये बाइंडिंग है कि आप जो भी वहाँ पे एसओपीज बनाएंगे, सेफ वर्क प्रोसीजर बनाएंगे, उनकी सेफ्टी और हेल्थ को इंश्योर करने के लिए उनके ऊपर अमल करना उनके लिए कानूनी जिम्मेदारी है। इसी तरह रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द वर्कर्स इन द अंडरटेकिंग कोऑपरेट विद द एम्प्लॉयर इन द फील्ड ऑफ ऑपरेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। मतलब जो वर्कर है उस एम्प्लॉयर के साथ जो कि आपके थ्रू एक्सरसाइज हो रही होती है सेफ्टी और हेल्थ, उनके साथ कोऑपरेट भी करेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने कोई बड़ी एफर्ट करके कोई मतलब वहाँ पे एसओपी बना दी, सेफ वर्क प्रोसीजर बना दिया, कोई वहाँ पे कोई सेफ्टी साइन लगा दिए लोगों को अवेयर करने के लिए, तो लोग उसके ऊपर अमल ना करें। अगर अमल नहीं करेंगे तो वो ये उनकी एक वीकनेस होगी, उनके ऊपर भी डिसिप्लिनरी एक्शन लेना फिर आप उसके लिए हक बजाना होगा। ठीक है जी। The representatives of the workers in an undertaking are given adequate information on measures taken by the employers to secure occupational safety and health। अब ये देखिए यहाँ पे ये ना सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है बल्कि एक राइट के तौर पे भी हुआ है यहाँ पे। जो आर्टिकल 19C सेक्शन है कि मतलब एम्प्लॉयर जो है अपने वर्कर्स को अपनी जॉब से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब अगर किसी ने उस मशीन पे काम करना है, उसमें कोई हेजियस मशीन है, कोई क्रेन चलानी है, कोई लिफ्टर चलाना है, कोई प्रोसेस परफॉर्म करना है, वेल्डिंग वर्क करना है, कन्फाइंड स्पेस में अंदर काम करना है, वर्क एट हाइट करना है, वर्किंग वर्किंग सर्फेसिस के ऊपर कोई काम करना है, ठीक है ना, या हेजियस सब्सटेंसेस के साथ कोई काम करना है, तो वो उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड करना एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है ना, वर्कर्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव इन द अंडरटेकिंग आर गिवन अप्रोप्रिएट ट्रेनिंग ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ठीक है, ये वर्कर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना आपकी लीगल ड्यूटी होगी। देखिए एम्प्लॉयर खुद तो नहीं ट्रेनिंग प्रोवाइड करता ना वर्कर्स को, ये तो एम्प्लॉयर ने आपको रखा होता है। हम जैसे जो सेफ्टी वहाँ पे प्रोफेशनल्स होते हैं, सेफ्टी मैनेजर्स होते हैं, सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, ये सारी जो ड्यूटीज हैं इनके थ्रू एक्सरसाइज होती है। ठीक है जी। इस तरह वर्कर्स आर देयर रिप्रेजेंटेटिव एज द केस में बी देयर रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन टेकिंग in accordance with the national law and practice are unable to inquire into and are consulted by the employer। इसके अलावा ये भी ड्यूटी है कि मतलब जब भी एम्प्लॉयर कोई नया हेल्थ सेफ्टी का बंदा रखना चाहे, वहाँ पे कोई इक्विपमेंट नया लाना चाहे, तो वो अपने वर्कर्स को कंसल्ट करे, उनके साथ बातचीत करे, उनसे पूछे और उनकी रजामंदी से मतलब है कि अब मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट मंगवाना है, ठीक है ना, जो असेसमेंट के अंदर डिस्कवर हुआ है, अब उस अगर वो एम्प्लॉयर को फिट नहीं आता, वर्कर्स को फिट नहीं आता प्रॉपर सही तरीके से, तो उसका तो फायदा नहीं होगा, वर्कर उसको पहनेंगे नहीं। तो इसलिए बिफोर उसको अरेंज करने से आप उनके साथ कंसल्ट करेंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये सेफ प्रैक्टिसेस कहलाती है, यही हमने सीखना होता है पूरी हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर कि हमें कानून का पता हो और उसके बाद फिर कौन सी प्रैक्टिसेस हैं जिनका हमने परफॉर्म करना है, तभी हम जो है ना मतलब कानूनी तौर पे भी सेफ होते हैं और लोगों की जिंदगी को भी सेव करने के काबिल हो जाते हैं जी। मैं इसको करता हूँ स्टॉप और हम दोबारा अपने जो है वो उसके ऊपर चलते हैं, प्रेजेंटेशन के ऊपर। हाँ जी, कौन कौन है मेरे साथ? अच्छा, हैदर अली है और अवैस सिद्दीकी। हैदर अली, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी दोनों की, मतलब है कि जो एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इंटरनेशनल लेवल पे और वर्कर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इंटरनेशनल लेवल पे, उनकी अंडरस्टैंडिंग बन गई आपको? अवैस, आपको भी बन गई? जी सर, बिल्कुल चले बिल्कुल गुड, सर। चले गुड। I Yes, सर yes, am sir. काइंडली happy to मैसेज tell चेक you करिए। that due to my initiative on HSC, which I under OSHA, the company I work in have invested
to make sessions available to the employees. And inshallah, this will be done in next month. Very great, जबरदस्त. वेल डन, जबरदस्त, माशाल्लाह, गुड जी। ये देखिए, यही आप लोगों का काम है एक प्रोफेशनल के तौर पे, खुद भी हेल्थ सेफ्टी को सीखना और इसकी अवेयरनेस को भी स्प्रेड करना, लोगों को अवेयर करना। और ये बहुत बड़ा एक सेक्रेड मिशन भी है, एक बहुत बड़ी एक इंसानी खिदमत है कि आप लोगों की सेफ्टी को मतलब है कि वो करें, महफूज करें और उनकी हेल्थ को बचाएं डैमेज होने से, ठीक है, उनकी इंजरीज को रिड्यूस करें, उनके हेल्थ को सेव करें। ये तो इंसानी खिदमत भी है। बाकी तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फायदा है ही है, लीगल भी फायदा है कि अगर आप के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सेफ वर्क प्रैक्टिसेस जो है वो हो रही हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, आपके वर्कर आपसे ज्यादा खुश होंगे, ठीक है ना। दूसरी सूरत में हर वक्त आप अदालतों में ही खड़े रहेंगे, ठीक है ना, कभी कोई केस भुगत रहे हैं तो कभी कोई केस भुगत रहे हैं। अब आ जाते हैं जी रोल ऑफ सेफ्टी प्रोफेशनल्स, ठीक है। कवानीन का मैंने आपको बता दिया कि किस तरह जो है वो मतलब है कि कवानीन जो है मेन लॉ जो है, जिसमें हमने ILO के कवानीन की बात कर ली, ओशा के ऑलरेडी मैं आपके जनरल इंडस्ट्री का स्टैंडर्ड जो है उसके ऊपर मैं डिटेल से आपको बता चुका हूँ। इसके अलावा HSC का जो हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव जो UK का लॉ है 74 का, हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क एक्ट, उस पे भी इंशाल्लाह जब कभी किसी नेक्स्ट कोर्स में सामने आएगा तो मैं उसकी ब्रीफिंग भी आपको जरूर दूंगा। पर वो भी एक लीगल इंस्ट्रूमेंट है जो UK में यूज होता है। अब हम बात कर लेते हैं जी डिफरेंट जो प्रोफेशनल्स बॉडी हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनकी जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग OSH प्रोग्राम, ठीक है। ये आपका रोल है, अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। एक तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है ना। अब एम्प्लॉयर जो है उसकी लीगल जिम्मेदारी क्या क्या होती है, उसको हमने डिस्कस कर लिया कि उसने सेफ वर्क प्लेस प्रोवाइड करनी है, सेफ इक्विपमेंट प्रोवाइड करना है, सेफ वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड करनी है, केमिकल बायोलॉजिकल हर तरह के जो हैजरियस सब्सटेंसेस हैं उनसे रिलेटेड जो रिस्क की इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करनी है। और वो कैसे वो प्रोवाइड करेगा अपने वर्कर्स को, आपके थ्रू करेगा। आप उस काम को कैसे करेंगे एक सक्सेसफुल इफेक्टिव सेफ्टी प्रोग्राम के तहत, ठीक है ना। आपका काम है कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक इफेक्टिव हेल्थ एंड सेफ्टी का प्रोग्राम डेवलप करना, ठीक है ना। और उसके बाद उसके रिलेटेड जो आपकी वर्क प्लेस के अंदर रिस्क की सिचुएशन है, मसलन हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड जो एक्सीडेंट है वो ज्यादा हो सकता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब वर्किंग एट हाइट, मतलब अगर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है तो हाइट पे जो लोग काम करते हैं उनकी इंजरीज ज्यादा हो सकता है वहाँ पे कोई मतलब है कि ऑयल एंड गैस का प्रोजेक्ट हो जहाँ पे हाइड्रोकार्बन्स की जो इमिशंस होती हैं उनकी ज्यादा इंजरीज हो सकता है कहीं पे फायर इंसिडेंट ज्यादा होते हो, उनकी इंजरीज ज्यादा रिपोर्ट होती हो, ठीक है ना। तो आपने जब असेस करना है एज ए प्रोफेशनल अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बैकग्राउंड को, तो जिसमें ज्यादा रिस्की सिचुएशन होगी उसको आप टॉप प्रायोरिटी पे रखेंगे, ठीक है ना। उससे रिलेटेड तमाम हैजर्ड और हैजरियस सिचुएशन को आइडेंटिफाई करेंगे और उनके जितने भी रिस्क हैं उनकी असेसमेंट करेंगे। वो आगे मैं इसीलिए आपको डिटेल से उसके ऊपर ब्रीफिंग कर दूंगा कि नेचर ऑफ हैजर्ड को अंडरस्टैंड करना और नेचर ऑफ रिस्क को अंडरस्टैंड करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आप इसको आइडेंटिफाई कर सकें और करने के बाद इसके ऊपर एक इफेक्टिव प्रोग्राम। ये प्रोग्राम बनता कैसे है इसके ऊपर भी हम ब्रीफिंग इंशाल्लाह करेंगे। मुख्तसर तौर पे मैं आपको शामिल भी इसका बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे हम जरा डिटेल से इसके तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो अपना हमारा जो 5 और 6 मॉड्यूल है वो है ही सेफ्टी प्रोग्राम के ऊपर, कि जो आप इम्प्लीमेंट करके पूरी सेफ्टी और हेल्थ को मैनेज करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ठीक है ना। तो आपने प्रोग्राम डेवलप करने होते हैं, असेसमेंट्स कंडक्ट करनी होती हैं और टेक्निकल एक्सपर्टीज भी साथ साथ प्रोवाइड करनी होती है। अगर किसी फील्ड की टेक्निकल नॉलेज आपको मौजूद है, मसलन अगर केमिकल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है या सिविल इंजीनियर है, वो आपकी एक स्पेशलिटी है, आपकी स्पेशलाइज्ड फील्ड है, उससे रिलेटेड जो टेक्निकल डिटेल्स हैं उनका भी आपने इस्तेमाल करना होता है। और उस अपनी वर्क प्लेस की जो हैजर्डियस सिचुएशन है
मसलन अगर आप इंजीनियर हैं, तो अगर आप देखते हैं कि कहीं पे कोई मतलब कोई मशीन है, उसके ऊपर जो सेफ्टी गार्ड्स लगे हैं वो सही तरीके से वो मकसद पूरा नहीं कर पा रहे, और आपको नॉलेज है, मैकेनिकल इंजीनियर है, आप उसके अंदर थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं और उसको करेक्ट करवा सकते हैं भी हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल, ठीक है ना। तो ये आपके वहाँ पे करने वाले काम होंगे कि आपने प्रोग्राम को डेवलप करना, वर्क प्लेस असेसमेंट्स कंडक्ट करना और टेक्निकल एडवाइस देना, नीड्स के कंट्रोल मेजर्स जो हैं उनको इम्प्लीमेंट करना, ताकि इंश्योर हो सके जो क्योंकि एम्प्लॉयर ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर लॉ पूरी करनी है, और वो खुद तो नहीं करेगा, वो आपके थ्रू करेगा, मतलब आपको वो जिम्मेदारियां डेलीगेट करेगा। आपको इसलिए रखा जाता है किसी भी कंपनी में हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर को, मैनेजर को, या किसी भी एडवाइजर को, कि वो एम्प्लॉयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको फुलफिल करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। इसके अलावा जो अदर मतलब है कि पार्टीज हैं जिनका रोल होता है आपकी हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर, जिसमें ट्रेड यूनियंस हैं, वर्कर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये क्या रोल प्ले करते हैं हेल्थ सेफ्टी के अंदर? ये एडवोकेट फॉर वर्कर राइट्स, ठीक है ना, इनका बड़ा पॉजिटिव रोल होता है, ये जो यूनियंस होती हैं। अच्छा, हमारे यहाँ तो चूंकि हम अंडर डेवलप कंट्री है ना, तो हमारे जहन में तो, आपके जहन में तो पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट होगा ना कि यहाँ पे ट्रेड यूनियन जो है वो काम छोड़ के बैठ जाती हैं और काम करने नहीं देती हैं, सियासत करती हैं, ये तो कल्चर हमारा है। लेकिन यूरोप के अंदर एक्चुअल ट्रेड यूनियन का जो फंक्शन है ना, वो ये नहीं है, सियासत नहीं है। वो बेसिकली राइट्स के लिए फाइट करते हैं, और इन्हीं यूनियंस के वजह से जो है वो गवर्नमेंट्स बीच में इन्वॉल्व हुई, और सेफ्टी और हेल्थ को इम्पोर्टेंस दी गई, और कवानीन बने, और लोगों की सेफ्टी को इंश्योर किया गया, हेल्थ को इंश्योर किया गया, और डिफरेंट किस्म की प्रैक्टिसेस जो है डेवलप की गई, प्रोग्राम डेवलप किए गए, लॉज डेवलप किए गए। तो इनका बड़ा रोल होता है, ये वर्कर्स के राइट को एडवोकेट करते हैं, ठीक है ना, मतलब उनकी वकालत करते हैं उनके राइट्स की। उसके अलावा पार्टिसिपेट इन सेफ्टी कमेटीज, मतलब इनका ये भी रोल होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन की सेफ्टी कमेटीज होती हैं उनके अंदर ये पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर सेफ्टी से रिलेटेड कोई एडवाइस हो तो मैनेजमेंट को देते हैं, एंड कोलैबोरेट विद एम्प्लॉयज टू एड्रेस सच कंसर्न्स, मतलब मशवरा करते हैं अपने एम्प्लॉयर के साथ, के मतलब अगर किसी फैक्ट्री के अंदर कोई मिसाल के तौर पे पुरानी मशीनरी है और वहाँ पे नॉइज बहुत ज्यादा है, ठीक है ना, और आप एज ए हेल्थ सेफ्टी प्रोफेशनल वहाँ पे रिस्क असेसमेंट करते हैं, तो आप ये वहाँ पे देखते हैं कि जो नॉइज का लेवल है ये स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा है, इसको अगर कंट्रोल ना किया गया तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपके जो वर्कर है जो उस फैसिलिटी में काम करते हैं, वो उनकी हियरिंग जो कैपेबिलिटी है वो डैमेज हो सकती है, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है। तो फिर वो जो मतलब यूनियंस होती है उन सेफ्टी कमेटीज के अंदर इन इश्यूज को उठाती है, और अपनी मैनेजमेंट को, बाज बार मैनेजमेंट आपको पता है हर वक्त बजट के चक्कर में रहते हैं, उन्होंने रिसोर्सेज प्रोवाइड करने होते हैं, उनका दिल होता है कि पैसा ना ही खर्च करे किसी चीज के ऊपर, लेकिन जब यूनियंस का प्रेशर होता है तो फिर वो करते भी हैं, और उनको फिर करना पड़ता है। उनको फिर बाज का जो एम्प्लॉयज होते हैं कहते हैं क्या जरूरत है हेल्थ एंड सेफ्टी के रिप्रेजेंटेटिव को यहाँ पे रखने की, एक्स्ट्रा सैलरी ही देनी पड़ेगी उसको। लेकिन जो कवानीन है वो ये फोर्स करते हैं, और अब तो मतलब है कि खुद एम्प्लॉयर्स हैं वो मोटिवेट है इस चीज के ऊपर, और फिर जो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल है वो भी कन्विंस करते हैं अपनी मैनेजमेंट को कि हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना बेसिकली फाइनेंशियली फायदे में भी है, लीगल भी फायदा भी है, और मॉरल जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो है ही है। इसलिए इन यूनियंस का भी अच्छा खासा हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर रोल होता है। इसके अलावा जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती हैं इनका भी हेल्थ सेफ्टी को प्रमोट करने में मेजर रोल होता है। जिस तरह ये ओशा है जिसके बारे में हम डिटेल से बातचीत कर सकते हैं, जिस तरह ओशा यूएसए में काम करती है, इसी तरह हेल्थ एंड सेफ्टी एग्जेक्टिव के नाम की एक एजेंसी मौजूद है जो कि यूके में काम करती है, ठीक है ना। ये दोनों एक जैसी हैं, एक जैसे से मुराद ये है कि वो यूके गवर्नमेंट की है एचएससी, और ये जो है ये यूएस गवर्नमेंट की है। इनका मकसद यही है कि हेल्थ एंड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स डेवलप करना,
रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना और उसके बाद उनको इन्फोर्स करना। इन्फोर्स से बात ये होती है कि उनको ये चेक करना कि वहाँ के जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, क्या उनके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्योंकि इनका क्रॉस चेकिंग के लिए इनके इंस्पेक्टर्स मौजूद होते हैं, ओशा के भी, एनएचएससी के भी। ठीक है, ये टाइम टू टाइम मतलब इंस्पेक्शंस करते रहते हैं, छापे मारते हैं, और अगर कहीं पे कोई हेल्थ एंड सेफ्टी के रूल की वायलेशन हो रही हो तो वहाँ पे एम्प्लॉयर को अंडर दी लॉ भी लेके आते हैं, मतलब उनको नोटिस भी देते हैं, उनको अदालतों में भी लेके आते हैं, और उनको मतलब जो पनिशमेंट्स होती हैं वो भी दिलवाते हैं। सजाएं तो ज़ाहिर है अदालतें देती हैं, लेकिन वो केस फाइट करते हैं। वो कहते हैं जिस एम्प्लॉयर ने ये वायलेशन की है, इस कानून की खिलाफ वर्जी की है, अगर वो साबित हो जाता है अदालत के अंदर तो फिर वो एम्प्लॉयर को पनिशमेंट होती है। ठीक है, तो डेवलप एंड इन्फोर्स रेगुलेशन, जैसे मैंने आपको बता दिया, कंडक्ट इंस्पेक्शन, ये भी इनका मेन रोल है। इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट्स, इसी जब इन्वेस्टिगेट करते हैं एक्सीडेंट्स को तो तभी इनको पता चलता है कि वहाँ पे क्या इशू था, एंड प्रोवाइड गाइडेंस एंड रिसोर्सेज टू एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स। मतलब अब ये ओशा का आप वेबसाइट देखें, एक वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज वहाँ पे मौजूद है, जितने भी ओशा के स्टैंडर्ड्स हैं, जितने भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है, उनके लिए गाइडेंस नोट्स हैं, या मतलब कोई और वहाँ पे एडवाइजेस मौजूद हैं, वो सारी उन्होंने मतलब है कि वहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर डाली हुई है, ताकि पब्लिक और जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको मुसलसल नॉलेज मिलता रहे। इस तरह है एचएससी की जो वेबसाइट है उसके अंदर उसके पास भी वेल्थ ऑफ रिसोर्सेज मौजूद है, ताकि आपको आप ये ना कह सकें कि मुझे फलां कानून का पता नहीं है। ठीक है ना, यूके और यूएसए में तो इस चीज़ के ऊपर बहुत सख्ती होती है, वहाँ पे तो मतलब अगर आप वायलेट करेंगे कानून को, हेल्थ एंड सेफ्टी के किसी लॉ को, तो वहाँ पे तो फौरन जो है ना वो ये जो ओशा है या एचएससी है, ये हरकत में आ जाती है। जिस तरह हमारे ये पुलिस है ना, ऑलमोस्ट इसी तरह का रोल इन एजेंसियों का होता है, इनके पास बड़ी पावर्स होती है। इवन के यहाँ पे शायद पुलिस को भी इतनी पावर्स नहीं होती जितनी ओशा के इंस्पेक्टर्स और एचएससी के जो इंस्पेक्टर्स होते हैं उनको होती है। ठीक है जी। इसी तरह फिर जो रोल ऑफ प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनका भी हेल्थ एंड सेफ्टी को प्रमोट करने में और उसको मैनेज करने में बड़ा एक अहम किरदार होता है। ये कंट्रीब्यूट टू द एडवांसमेंट ऑफ रिसर्च, हेल्थ एंड सेफ्टी के अंदर जितनी भी रिसर्च हो रही होती है, जब कवानीन के अंदर चेंजेस आती हैं, जब नए नए हैजर्ड्स डेवलप होते हैं, जब नए नए रिस्क जो है वो मार्केट के अंदर आते हैं। अब जैसे मौसम देखिए हम, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, ड्रोन उड़ रहे हैं, एआई का इस्तेमाल हो रहा है, और मशीन लर्निंग और इस टाइप की चीजें, जो नए नए साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं। ठीक है ना, तो इस तरह मतलब उनके साथ साथ उनकी बेहतरी, उनसे हमें कुछ बेहतरी भी मिल रही है, लेकिन साथ साथ उनके बहुत ज्यादा रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो उन रिस्क को आइडेंटिफाई करना और उनके ऊपर रिसर्च करना, इसके अंदर भी जो प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं इनका बड़ा रोल होता है। वो मतलब हर वक्त इस प्रोसेस के अंदर लगे रहते हैं और रिसर्च करते रहते हैं, और एक सेफ प्रैक्टिसेस जो है वो डेवलप करते हैं, और फिर ये नॉलेज जो है वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के थ्रू और ट्रेनिंग सेंटर और प्रोग्राम्स के थ्रू आम लोगों तक पहुंचाती हैं। जैसे ये हमारे पास मतलब इंफॉर्मेशन आती है सारी, जो जिससे मतलब हम कोर्स डेवलप करते हैं या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोर्स डेवलप करती है, तो उससे पहले उसको रिसर्च किया जाता है बाकायदा। ठीक है ना, और जितने भी इंटरनेशनल लॉज हैं या उनकी मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं उनको अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको आईएलओ के लॉ भी पढ़ा रहा हूँ, आपको मैं ओशा के लॉज के बारे में भी मैंने बताया, आपको एचएससी के बारे में बताया। तो मतलब ये कि ये रिसर्च से ही पता चलता है ना, इसके बगैर तो मतलब नहीं पता चल सकता। इसी तरह जब जो स्टैंडर्ड्स हैं उनके अंदर जो चेंजेस होती हैं वो भी रिसर्च की वजह से मतलब देखिए चेंजेस होती हैं। सो gentlemen, इट इज अप फॉर टुडे। आज का हमारा थोड़ा चूंकि इंट्रोडक्शन से रिलेटेड था, इसलिए आज हमने इसको दो ही सेशन के अंदर मेरा ख्याल है कवर कर लिया। अभी मैं देखता हूँ कौन कौन है जी। हैदर अली भी मौजूद है और अवैस सिद्दीकी भी मौजूद है जी। हैदर जी, अवैस, आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहें तो काइंडली पूछ लें, कोई बात करना चाहें, अपना कोई कमेंट ऐड करना चाहें तो काइंडली आप ओपन करें माइक को और पूछें।
अदरवाइज फिर हम इसको क्लोजर की तरफ, कंक्लूडिंग रिमार्क्स की तरफ ले जाते हैं। जी प्लीज। No, sir, all clear. ऑल क्लियर है जी। हैदर अली की Yes, वैस की sir. तरफ। जी हैदर अली Sir, आपकी thank you तरफ। very much, sir. All clear, sir. अच्छा चलिए गुड। सर तो अभी सर मैं आपको बताना चाहूँ, शायद आपको पता होगा, अभी मुजम्मिल भी थे, या शायद इंटरनेट का कोई इशू उनके एंड पे डिस्कनेक्ट हो गए, फिर से आए थे अभी। हाँ वो मतलब मुझे दो लड़कों के मैसेज आए हैं क्योंकि वो कोई इंटरनेट का इशू है उनकी साइड पे। तो देखो ये भी रिस्क है ना ये भी रिस्क है, ठीक है यस सर, ना एग्जैक्टली। तो इस रिस्क को फिर हम किस तरह मिटिगेट करते हैं, हम कंट्रोल कैसे करते हैं? थ्रू रिकॉर्डिंग। सर डेटा पैकेज होना चाहिए। अब देखिए ना, अब देखिए कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो उनको हम खत्म नहीं कर सकते। रिस्क, इसको कहते हैं इनहेरेंट रिस्क। जब हम रिस्क की डिटेल में जाएंगे ना, मैं आपको रिस्क की टोटल सारी जो मतलब डिटेल्स होती है ना, उसकी टाइप्स होती है, उसके ऊपर भी मैं आपको इंशाल्लाह ब्रीफिंग दूंगा। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जिनको आप कभी जीरो नहीं कर सकते। मसलन अब देखें ना, ये इंटरनेट की जो प्रॉब्लम है कि ये कभी भी हल नहीं हो सकती। ये कहीं ना कोई प्रॉब्लम्स आ ही जाती है, टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती है। अब हम इसको खत्म तो नहीं कर सकते, हम इसका कोई सोल्यूशन कर सकते हैं, मतलब इसको कंट्रोल कर सकते हैं, इसको मैनेज कर सकते हैं। वो कैसे हमने किया हुआ है कि जैसे मैं रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ इसको, ठीक है ना, तो ये क्लास रिकॉर्ड हो जाती है। और आप मतलब है कि अगर आपने टेक्निकल एरर की वजह से आपने कोई क्वेश्चन मिस कर दिया है, तो आप उसको रिव्यू कर लेते हैं, मतलब रिस्क कंट्रोल हो गया। ठीक है ना, ये एक एग्जांपल है रिस्क को कंट्रोल करने की। इसी तरह हम यस एज सर, एग्जैक्टली, क्योंकि रिस्क कभी भी आप मतलब लोअर कर सकते हैं, लोअर एंड पे खत्म नहीं कर सकते खत्म सर। नहीं कर एग्जैक्टली सकते, सही कह रहे हैं आप। ठीक है ना। अब मिसाल के तौर पे देखें ना, ट्रेवलिंग जो है वो एक रिस्क है, ठीक है ना, ट्रेवलिंग रिस्क है बेसिकली। अब आप ये तो नहीं कर सकते कि आप एक कमरे में बंद होकर हमेशा के लिए बैठ जाइए। आपने निकलना तो है ना, बाहर जाना है, ट्रेवल करना है। तो आप उसको उस ट्रेवलिंग के रिस्क को कंट्रोल कैसे करते हैं? सेफ ट्रेवल के जरिए अच्छी गाड़ी लेते हैं, गाड़ी की मेंटेनेंस को इंश्योर करते हैं, साफ रोड पे सफर करते हैं, ड्राइविंग की ट्रेनिंग लेते हैं अच्छे तरीके से, गाड़ी को मेंटेन प्रॉपर तरीके से करते हैं। ये वो कंट्रोल मेजर्स हैं जिसकी वजह से आप उस रिस्क को कंट्रोल करते हैं, वो जो ट्रेवल का रिस्क होता है, ठीक है ना। तो इसलिए रिस्क हमेशा, इनहेरेंट रिस्क जो है ना, वो हर चीज के अंदर मौजूद रहता है, वो कभी भी जीरो नहीं होता। एक और मिसाल चलते चलते मैं आपको देता चलूँ, मिसाल के तौर पे कि आपने आप कहीं मतलब अपना घर बार लॉक करके, ठीक है ना, और मरीज चले गए, पूरी फैमिली चली गई, ठीक है ना, आपने बड़े अच्छे कंट्रोल मेजर्स लिए, वो लॉक भी किया, वहां पे कैमरे भी लगाए सीसीटीवी के, या कहीं से पीछे कोई चोर पड़ ना जाए इस घर को, सिक्योरिटी गार्ड को भी वहां पे मतलब रखा, ठीक है ना, सारे आपने कंट्रोल मेजर्स दिए। इसके बावजूद भी अगर वहां पे चोरी हो जाती, चोरी तो हो सकती है ना, मतलब आपका गार्ड कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, आपके सीसीटीवी पे कैमरे कॉम्प्रोमाइज हो सकते हैं, आपके लॉक तोड़े जा सकते हैं, ठीक है ना। तो जो रिस्क की इनहेरिटेंस है ना, मतलब जो इनहेरिटेड रिस्क है, वो हमेशा उसकी पॉसिबिलिटी मौजूद होती है। लेकिन क्या करते हैं कि आप उसके कंट्रोल मेजर्स करते हैं ताकि उस रिस्क को मिनिमाइज कर सके, उसको किसी हद तक कंट्रोल कर सके। तो ये फैक्टर जो है ना कि रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, वो हमेशा हर चीज के अंदर मौजूद होता है। तो इंशाल्लाह इसको हम डिटेल से, इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि ये अगर आप इन चीज़ों को इस लेवल पे, जितना मैं जोर लगा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि आप इन चीज़ों को यहाँ पे समझ जाएं, अंडरस्टैंड कर लें, तो ये समझ लें कि आपकी वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर आपकी बिल्डिंग खड़ी होनी है आगे पूरे प्रोफेशनल कैरियर की, ठीक है। तो आप अगर अपनी बुनियाद अच्छी रख लेंगे ना, मजबूत रख लेंगे, तो आप अपनी बिल्डिंग को जितना बड़ा बना ले वो मजबूत रहेगी सारी जिंदगी के लिए। आपकी वो कैरियर जो बिल्डिंग है वो स्ट्रांग रहेगी, ठीक है ना। तो इसलिए इसके ऊपर फोकस करना जरूरी है। सो मैन, दिस इज अप फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। आपने माशाल्लाह पूरे सेशन को बड़ी इंटरेस्ट के साथ इसको वॉच भी किया, इसको सुना भी और अपनी पार्टिसिपेशन भी की। अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू इंटरनेट प्रॉब्लम आज कुछ हमारे साथी जो है वो आने के बावजूद डिस्कनेक्ट हो गए, बट नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह। मैं इसको जल्दी लगा दूंगा एलएमएस के ऊपर, आप इसको रिव्यू कर लीजिएगा। ठीक है जेंटलमैन, और अगर कोई पॉइंट है तो काइंडली मुझे थैंक यू बताएं, सर। अदरवाइज